हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 32 रेशियो 66 संबंधित है, उसी तरह बताना है 134 रेशियो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, जब भी ऐसा अगर प्रश्न मिले ना, तो हमारा जो करने का अप्रोच होता है, हम ये देखते हैं कि जो दो पेयर की संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 32 और 66 है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जैसे ये संबंधित होंगी, जो लॉजिक इनके बीच लग रहा होगा, सेम लॉजिक सेम संबंध लगा के 134 और क्वेश्चन मार्क में हम लोग अपना आंसर लाएंगे। ठीक है। अब देखिए, 32 से बड़ी संख्या बन रही है, 66 बन रही है ना, तो और 32 के लगभग दोगुना के आसपास बन रही है। तो इतना क्लियर है कि 32 का अगर क्या कर दें हम, 32 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सब देखिएगा, तो 32 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ 66 है, यहाँ 64 है, तो अगर इसमें 64 में 2 ऐड कर देंगे तो 66 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग क्या कर दें, 134 में क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर लें। 134 जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई कर लें, और 2 ऐड किया, 2 ऐड कर लेते हैं। तो 134 दूना कितना होता है, 268 होता है, और 268 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 270, और 270 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। 3 दिया है, 7 दिया है, 13, 21 और 31। देखिए, सीरीज का प्रश्न अपने आप में अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक दो बातों का ध्यान रखेंगे सीरीज के प्रश्नों को करते हुए, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सीरीज को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि सीरीज तो बढ़ते क्रम में है। 3 आ रहा है, 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 13, 13 के बाद 21 और 21 के बाद 31। और दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है ना, समझिएगा ध्यान से, दो संख्याओं के जो बीच डिफरेंस है ना, 20 से कम है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस 20 से कम है और बढ़ते क्रम में है, तो जाहिर सी बात है पहली संख्या में कुछ ऐड होगा तभी तो दूसरी संख्या बनेगी, और दूसरी संख्या में कुछ ऐड होगा तभी तो तीसरी संख्या बनेगी। यानी कि कुछ नहीं करेंगे, हम डिफरेंस देख लेते हैं। 3 में कितना ऐड होगा कि 7 आएगा, अगर +4 ऐड कर देंगे तो आएगा ना। और 7 में क्या ऐड करेंगे कि 13 आ जाएगा, +6 ऐड कर देंगे तो। और 13 में क्या ऐड करेंगे कि 21 आ जाएगा, अगर +7 ऐड कर देंगे तो। और +7 नहीं, +8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 13 और 8 21 होता है ना, ठीक है। और 21 में उसी तरह क्या ऐड करेंगे तो 31 आएगा, अगर +10 ऐड कर देंगे तो आएगा ना। अब देखिए, पहले 4 ऐड हुआ, उसके बाद 2 अधिक 6 ऐड हुआ, उसके बाद 2 अधिक 8 ऐड हो रहा है, उसके बाद 2 अधिक 10 ऐड हो रहा है। तो अगली बार कितना ऐड होगा, 12 ही तो ऐड होगा, 2 अधिक। तो यानी 31 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 31 12 43 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, 43। और 43 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। हमें विषम आकृति बताना है। 4 आपको दिए गए हैं, क्या 4 आकृतियां दी गई हैं। इनमें से एक जो आकृति है क्या है, विषम है, विषम का चूज करना है। देखिए, आप अगर आकृति ए को ध्यान से देखें, बी को ध्यान से देखें, जब भी ऐसा फिगर दे देना और पूछे कि आपका विषम इनमें से कौन होगा ना, तो आप लोग ध्यान से आकृति को एक बार देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें इस आकृति को ध्यान से देखने पे पता ये चल रहा है कि इसमें 2 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल सीधा रखा गया है और एक ट्रायंगल ऐसे उल्टा इसी में लगाया गया है। तो कुछ इस तरह की आकृति बन रही है। ओवरऑल आप लोग इसे स्टार बोल सकते हैं कि स्टार जैसी आकृति है, ठीक है। उसमें भी जो 2 साइड का जो हिस्सा है ना, उसको उस सर्किल जो 2 साइड का हिस्सा है ना, जो आपका क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, उसको ब्लैक से कलर किया गया है। ऑप्शन ए में भी कलर किया गया है। और जो दोनों ब्लैक आपके त्रिभुज है ना, एक ही पास सटे हुए हैं। ऑप्शन बी में भी 2 त्रिभुज क्या किए गए हैं, ब्लैक किए गए हैं, काले से रंगे गए हैं, और दोनों एक पास हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में भी 2 आपके क्या हैं,
त्रिभुज हैं जिनको कलर किया गया है काले रंग से, वो भी एक दूसरे के पास हैं। ओके, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, यहाँ भी दो त्रिभुज तो हैं काले रंग से रंगे, लेकिन ये अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, पास नहीं है। तो इसलिए जो ए बी सी है तो इनमें तो एक क्या है, सिमिलरिटी जैसी दिख रही है। सिमिलरिटी ये है कि जो दो ब्लैक है पास पास हैं, लेकिन आपका डी वाले में ऐसा नहीं है। डी वाले में क्या है, दूर दूर है, तो इसलिए हमारा विषम इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि गोल्ड को TLOW लिखा जाता है तो काम को क्या लिखा जाएगा, हमें बताना है। ऐसा प्रश्न SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न बनता ही है। एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट प्रश्न होता है, पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। होगा क्या ना, जो गोल्ड है ना इसको TLOW लिखा जाता है तो काम को बताना है। तो जैसे गोल्ड को TLOW लिखा जाएगा उसी तरह काम को हम लॉजिक लगा के ला लेंगे। अब समस्या है कि गोल्ड को कैसे TLOW लिखते हैं। तो कुछ नहीं होता है, जो गोल्ड होता है ना, चाहे कोई भी यहाँ शब्द दिया गया होता है ना, उसका जो प्लेस वैल्यू होता है ना उसमें कुछ ऐड करके, यानी प्लस कुछ करके या कुछ माइनस करके लिखा जाता है, और कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से, यहाँ पे गोल्ड में अगर देखने की कोशिश करें GOLD, ठीक है, गोल्ड को इन्होंने क्या लिखा है, TLOW लिखा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है और T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। एक बात ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी भी दो अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है ना तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक कंसेप्ट होता है कि जब भी किसी दो आपके अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है तो यानी वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। O का प्लेस वैल्यू 12 होता है, L का कितना, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, L का 12, 15 12 27, यानी ये भी अपोजिट है। L का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, O का 15, 12 15 27, यानी L और O दोनों अपोजिट हैं। D का प्लेस वैल्यू 4 यानी, और W का 23, और 23 4 27, यानी DW अपोजिट है। यानी कुछ नहीं हो रहा है, जो गोल्ड के अल्फ़ाबेट है ना उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है, ठीक है। तो सेम देख लेते हैं अपोजिट क्या होगा काम का। C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो 3 में क्या ऐड करेंगे तो 27 होगा, 24 ऐड करेंगे तो 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है, X का। तो हमारा पहला क्या आ गया, X आ गया, ठीक है। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 में क्या ऐड करेंगे, 27 आएगा, 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है, Z का, तो XZ आ गया, ठीक है। L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है, और 12 में क्या ऐड करेंगे कि आपका 27 आएगा, 15, और 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है, O का, ठीक है। उसी तरह M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, और 13 में क्या ऐड करें कि आपका 27 है, 14, और 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, N का, होता है ना। तो हमारा क्या आएगा, XZON किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर C में, यानी काम को XZON के रूप में कोड किया जाएगा। देखिए आपको इतना लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। एग्जाम में आपको देखते ही ये बात पता चल जाना चाहिए कि G का T कर रहा है, O का L कर रहा है, यानी L का O कर रहा है, यानी अपोजिट संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट लिखी गई हैं। तो सेम अपोजिट यहाँ पे आप लगा करके तुरंत निकल जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की और सोचने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, डायग्राम दे दिया जाता है, या डायग्राम के अंदर संख्याएं होती हैं और कुछ संख्याएं कहीं पे लुप्त होता है, वहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, हमें बताना होता है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो आप हमें क्या करेंगे, या तो हम रो में सॉल्व करेंगे 42 44 38 की तरफ सॉल्व करेंगे, या तो हम कॉलम में सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो ही तरीका है, यही तो। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो जिधर बड़ी संख्या होती है ना उनको ही हमको लाना होता है, उनको ही हमें लाना होता है बाकी रिमेनिंग संख्या से। तो अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, पहले रो में 42 है, 44 है, 38 है, इसमें से बड़ी क्या है, 44 है ना। दूसरे अगर आप लोग रो में देखेंगे तो 23 है, 55 है और 28 है। 23 55 28, इसमें से बड़ी क्या संख्या है, 55 है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बड़ी संख्या जो आपका पहले वाले रो में दिया है 42 44 38 में 44 बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि 42 और 38 की सहायता से हम 44 लाएंगे, ठीक है। 23 और 28 की सहायता से 55 लाएंगे। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, हम लोग किस संख्या को लाएंगे, आपका
37 और 39 का प्रयोग करके लाएंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, ऐसा जनरली होता है क्या कि जो जैसे यहाँ बड़ी संख्या है 23, 55, 28 में 55 बड़ी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं होता है कि जब हम 37 क्वेश्चन मार्क और 39 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या इनसे बड़ी हो, जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए जब हमने इस रो में सॉल्व किया तो हुआ क्या कि इन दोनों के सहयोग से 44 आ रहा है, यहाँ भी इन दोनों के सहयोग से 55 आ रहा है, तो यहाँ भी इन दोनों के सहयोग से ही हम लाते हैं, ये हमारी मजबूरी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या 37 और 39 से बड़ी हो। अगर 37 और 39 से बड़ी होती तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होता और बी नहीं होता, इन्हीं दोनों में से होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, 42 दिया है और 38 दिया है। अगर 42 और 38 का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा, यहाँ तो 44 है। अगर 4 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह 23 और 28 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है ना। और यहाँ तो 55 दिया है तो 11 का पुनः मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मैंने पुनः ऊपर 11 किया था तो 11 पचे 55 आ गया। ठीक है, पुनः नीचे क्या कर लें, 37 और 39 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो पुनः 11 का मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि मैंने ऊपर दोनों जगह किया है, तो 11 दूना 22, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, हमारा 22 आएगा। और 22 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब अज्ञात करें। मिरर इमेज बताना है। एसएससी में एक पूछा ही जाता है प्रश्न, बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न होता है। और इसको जो करने का तरीका है ना, सिंपल, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ऑप्शन से जाइए, करिए, निकलिए। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ एक आपका चित्र दिया गया है, आकृति है, और यहाँ अगर मिरर रखा जाएगा तो इधर ही आप इसका मिरर इमेज बनेगा इस साइड। और जब इस साइड मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो साइड है ना, ये वाला इधर, तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा कि नहीं। तो आप सिंपल देखिए कि ये वाला साइड इधर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। सी में तो ऐसे उल्टा दिया है, डी में भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे हम, उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि अब बना के भी देख लेंगे तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन बनाना नहीं है। बना करके फिर तो वही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये यहाँ टेढ़ा ऑप्शन ए में दिख रहा होगा तो इसको टेढ़ा मत एज्यूम कीजिएगा, ये सीधा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको मिरर इमेज का प्रश्न मिले ना, चाहे जल प्रतिबिंब भी क्यों ना पूछे ना, जल प्रतिबिंब भी एक प्रकार का मिरर इमेज ही का क्वेश्चन होता है। तो आप ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करके निकलिए, एलिमिनेट करिए, निकलिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है कि शिक्षक स्कूल से जिस तरह संबंधित है उसी तरह नर्स क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है। सेम पहला नंबर हम लोगों ने भी सवाल देखा था, सेम वही सवाल है। अंतर इतना ही था कि वहाँ पे आपको अंक दिए गए थे, यहाँ पे आपको शब्द दिए गए, ठीक है। करने का सेम वही तरीका होता है। हम देखते हैं कि जो दो शब्द दिए गए होते हैं ना, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्या उनके अंदर लॉजिक लगता है। सेम लॉजिक, सेम संबंध हम लोग नर्स और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। शिक्षक की बात करें तो स्कूल से कैसे संबंधित होता है। शिक्षक जो होता है ना, स्कूल में एक क्या होता है, पढ़ाने का कार्य करता है। पढ़ाने का कार्य करता है शिक्षक स्कूल में। शिक्षक जो होता है स्कूल में पढ़ाने का कार्य करता है, पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है। कार्य करता है कि नहीं, यही तो शिक्षक का काम होता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है। उसी तरह जो नर्स होती है ना, वो कहाँ पे काम करती है। नर्स जो होती है ना, अस्पताल में मरीजों को, अस्पताल में मरीजों की देखभाल का काम करती है। अस्पताल में मरीजों का देखभाल का काम करती है, यही तो करती है ना अस्पताल में। क्योंकि जिस तरह शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, उसी तरह नर्स अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने का काम करती है। तो अस्पताल किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर जी से एल तक के वर्णाक्षर बने हैं, के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थिति वर्णाक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको डाइज का प्रश्न मिले ना, तो इतना आपको पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ के 2-5 सेकंड खराब नहीं करना है, इसको काटिए। क्वेश्चन में देगा, इसे नौटंकी किया जाएगा, आपको इसको नहीं पढ़ना है। आपको लास्ट लाइन में पढ़ना है, बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़नी है।
देखना है कि पूछ क्या रहा है। एकदम नीचे आइए, नीचे देखिए पूछा है कि के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक, यानी के विपरीत हमको बताना है कि के विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हमको ये बात बताना है, तो हम यहाँ ध्यान देंगे। अब एक चीज़ समझिएगा, दो डाइस दिया गया है, ठीक है ना, इसको मैं 2 सेकंड में करने का एक तरीका बताऊंगा, और एक कंसेप्ट होता है, तरीका नहीं कंसेप्ट होता है। देखिए 2 डाइस अगर दिया गया है तो हम सिंपल तो यही जानते हैं कि 2 डाइस दिया है तो हम लोग सबका विपरीत निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि के का पूछा है तो के का क्या होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी आपको 2 डाइस मिले तो 2 डाइस में एक देखिए, इस डाइस की बात करें तो इसमें आई भी कॉमन है दोनों में और एच भी कॉमन है। जब भी किसी डाइस में 2 आपके फलक कॉमन होते हैं, 2 फलक के जो अक्षर कॉमन होते हैं, तो तीसरे फलक के अक्षर ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक कंसेप्ट होता है। तो के विपरीत क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। एक बात होती है, कंसेप्ट होता है डाइस में, उसे आप लोग याद रखिएगा। जब भी किसी 2 डाइस के दो फलक पर की जो संख्याएं होते हैं, अक्षर होते हैं, अगर कॉमन होते हैं तो जो तीसरा फलक होता है उस पर की जो संख्याएं अक्षर होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे इसमें आई और एच कॉमन था, दूसरे डाइस में भी आई एच कॉमन था, तो एल और के एक दूसरे के विपरीत होंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, औरतें, बहनें, पत्नियां। इनके लिए हमको एक डायग्राम बनाना है। कौन सा वेन आरेख क्या करेगा, इनको रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखिएगा, औरतें और बहनें क्या एक दूसरे से संबंधित है क्या, बिल्कुल। जितनी बहनें होती हैं सब औरतें तो होती है ना, और औरतें और पत्नियां में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल। जितनी पत्नियां होती हैं वो औरत ही तो होती है ना। अब देखिए, बहनें और पत्नियां में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल। कुछ बहनें पत्नियां होती हैं और कुछ पत्नियां बहनें होती हैं। अब इसमें कंफ्यूज आप लोग हो रहे होंगे कि सर जी कैसे कह रहे हैं, कुछ बहनें पत्नियां होती हैं, कुछ पत्नियां बहनें होती हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी की बहन किसी के लिए पत्नी होगी कि नहीं, और किसी की पत्नी किसी न किसी की बहन ही तो रही होगी, तो किसी की पत्नी बनी रही होगी ना, इसलिए वो इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि औरतें, सबसे पहले औरत के लिए हम लोग बना लेते हैं, क्या करते हैं, औरत बना लेते हैं। औरत के लिए एक डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। एक क्या हो गया, औरत हो गया, और औरत के अंदर ही क्या आएंगी, आपकी बहनें आएंगी और पत्नियां, क्योंकि दोनों क्या हैं, आपकी बहनें यानी सिस्टर, पत्नियां मतलब वाइफ, ये दोनों क्या हैं, औरत ही तो है ना, तो इसलिए औरत के अंदर इनको रखा गया है। अब देखिए, बहनें, कुछ बहनें जो होती हैं ना पत्नियां होती हैं और कुछ पत्नियां बहनें होती हैं, इसलिए बहनें और पत्नियां इंटरसेक्ट ऐसे थोड़ा सा करेंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। डायरेक्शन का प्रश्न दिया गया है, सिंपल सी बात है। और ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस दिशा में, जब चलना शुरू कर दिया है तो अब किस दिशा में चल रहा होगा आखिरी में, हमसे ये पूछा गया है। आप ऑप्शन से देख करके पता कर सकते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं वैसा वैसा हम लोग कर लेते हैं। सिंपल सी एक बात होती है, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ होता है उत्तर, नीचे साउथ, इधर ईस्ट यानी पूर्व होता है, इधर वेस्ट यानी पश्चिम होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, चला देते हैं 4 किलोमीटर सुंदर को पूर्व की तरफ, इधर चलेगा। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दाईं मुड़ा है और कितना चला है, 3 किलोमीटर, चला देते हैं। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब यहाँ से दाईं मुड़ता है और चलना यह जारी रख रहा है, यानी चलते जा रहा है। तो पूछा गया था हमसे कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से ऐसे गया था, ऐसे आया था, ऐसे ऐसे अब चल रहा है, यानी ये पश्चिम दिशा में ही तो चल रहा है ना। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। तो करेक्ट आंसर पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। देखिए, आपका एक इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। वहाँ पे पूछा जा रहा है कि
चार ऑप्शन के किस चिन्ह को, किस साइन को इस इक्वेशन में रखने पे यह इक्वेशन संतुष्ट होगा। देखिए बहुत जटिल प्रश्न होता है, जटिल मैं इसको इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि एसएससी में पूछा ही जाता है, फेवरेट एसएससी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है, आप लोग प्रीवियस उठा के देखिएगा, एक आता ही है। मैं इसको कठिन इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये आपका टाइम ले लेगा थोड़ा सा, अगर आप लोग दिमाग इसके साथ, इस तरह के क्वेश्चनों के साथ नहीं लगाएंगे तो। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का अगर क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में आप नहीं करते हैं ना, 1-1 मिनट लेते हैं, 30 सेकंड लेते हैं, तो फिर तो मुश्किल है, सिलेक्शन तो बहुत दूर दूर की बात हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं कठिन मानता हूँ क्योंकि मजबूरी कई दफ़ा हो जाता है तो आपका टाइम ले लेता है। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूँगा, इसको इस तरह का प्रश्न जब भी आए, सिंपल सा इसको करने का यही तरीका होता है कि आप ऑप्शन से जाइए, ठीक है। इसमें एक और मजबूरी इसलिए बन जा रही है ऑप्शन से जाने के लिए ना, क्योंकि इक्वल टू एक साइड नहीं दिया गया है। यहाँ भी दूसरे नंबर पे दिया, यहाँ पहले नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पे। अगर इक्वल टू एक साइड किधर दिया होता ना तो भी एक जुगाड़ होता है, वो मैं बताता आपको। लेकिन यहाँ इक्वल टू भी एक साइड नहीं दिया है तो हमारे पास मजबूरी बन गई है कि हम ऑप्शन एक एक करके देखेंगे, ऑप्शन एक एक ऑप्शन का साइन रखेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन का साइन इक्वेशन को संतुष्ट करता है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हमें एक काम करना है कि हमें लाइन से नहीं चेक करना है। ऐसा नहीं करना है कि ऑप्शन ए का साइन रखेंगे, फिर बी का रखेंगे, पुनः सी का चेक करेंगे, पुनः डी का। हम लोग रैंडमली चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने डी का चेक किया तो पुनः सी का चेक करेंगे, नहीं, हमने डी का चेक किया तो बी का भी कर सकते हैं, ए का। रैंडमली चेक करेंगे तो इससे हमारा ये फायदा रहेगा कि हो सकता है कि ऑप्शन डी सही हो, ठीक है। और ऑप्शन ए आपने चेक किया, बी किया, सी किया, इतने में आपका 1 मिनट निकल गया और डी किए आपका 1.5 मिनट निकल गया, तो समस्या हो गया ना। रेंडमली चेक किया आपने तो डी चेक किया नहीं हुआ, ए चेक किया हो गया, आपका 20-22 सेकंड में आपने निकाल दिया आंसर, ठीक है। तो आप लोग जब भी ऐसी मुसीबत आ जाए कि आपको ऑप्शन से जाना ही पड़ेगा तो आप लोग ऑप्शन रेंडमली चूज करके कीजिए, ठीक है। हम लोग ऑप्शन ए देख लेते हैं रख करके, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए चेक करते हैं, 30 - 6 = 4 × 5 + 4, ठीक है। 5 चौको 20, 20 4 24 बराबर 30 में से 6 जाएगा 24, यानी 24 बराबर 24 आ रहा है। ऑप्शन ए का इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया है कुछ पेन पेंसिल हैं, सिलॉक्स का प्रश्न है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग का प्रश्न आए और सिलॉक्स से संबंधित एक प्रश्न ना आए। रेलवे चाहे आपका एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, पूछा ही जाता है एक प्रश्न, ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है करने का। इसको तो एक और तरीका होता है, लोग 100-50 से करते हैं, लेकिन मैं वैसे सलाह नहीं दूंगा। अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं करते, बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आप जैसे जैसे बोलेगा हम लोग इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से हम लोग फिर देखेंगे कि निष्कर्ष कौन निकाल सकते हैं, ठीक है। दिया क्या है, कुछ पेन पेंसिल है, बना लेते हैं। कुछ पेन क्या है, पेन। कुछ पेन क्या है, पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल है, ठीक है, PENCIL, ओके। कुछ पेन रबर है, ये जो कुछ पेन आपका है ना, ये क्या है, रबर है। कुछ पेन रबर है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है, पहला कि कुछ पेंसिल रबर है। कुछ पेंसिल रबर है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है। एक बात समझिएगा, हो भी सकता है, एक पॉसिबिलिटी पूछा जाता तो सही होता, क्योंकि हम रबर के लिए यहाँ भी बना सकते थे। बात समझिएगा, हम ऐसा भी तो डायग्राम बना सकते थे ना। बात समझिएगा कि ये पेंसिल हो गया, ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया और ये रबर हो गया। तब इस डायग्राम से हमारा क्या होता कि कुछ पेंसिल रबर है, ये बात सही हो जाता। लेकिन ये पॉसिबिलिटी पूछी जाती है तब होता है। जब पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी और यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है तो हम 100% नहीं कह सकते हैं कि कुछ पेंसिल रबर है, इसलिए 1 गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, सभी रबर पेन है। सभी रबर पेन है, नहीं भैया, कुछ रबर पेन है, तो दूसरा भी गलत। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निष्कर्ष सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।